सोनू लंदन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सुंदरवन नाम के जंगल में आता है। सोनू ने अपने ही गांव में अपनी एक लैब बना ली और उसमें वो रिसर्च करने लगा। सोनू एक ऐसा हेलीकॉप्टर रोबोट बनाना चाहता था जो एक रोबोट भी हो और एक हेलीकॉप्टर भी, और उसके जितना ताकतवर भी कोई ना हो। लेकिन कई समय से अपनी रिसर्च में लगा वो सोनू सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी सोनू हार नहीं मानता है और वो दिन रात मेहनत करता रहता है और आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत सफल हो जाती है। उसका वो हेलीकॉप्टर रोबोट तैयार हो जाता है। ये आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला ही गई। अब ये मेरा रोबोट सभी लोगों की रक्षा करेगा और उन पर आने वाली हर मुसीबत का सामना करेगा। सोनू उस रोबोट में एक चिप डालता है और वो हेलीकॉप्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये सब कोई छुप छुप कर देख रहा था। वो था डॉक्टर सेन। डॉक्टर सेन एक साइंटिस्ट था जो उसी गाँव में रहता था। वो भी ऐसा ही एक रोबोट तैयार करना चाहता था, लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। इसलिए जब उसने देखा कि सोनू का रोबोट तैयार हो गया है तो उसने एक प्लान बनाया। ये हुई ना बात। मैं जिस प्रोजेक्ट में कई समय से लगा हुआ था वो तो इस सोनू ने सॉल्व कर दिया। अब मैं इस रोबोट को अपना बनाऊंगा और इसे अपना मोहरा बनाकर इस दुनिया पर राज करूंगा। मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनूं। वो ये रोबोट सपना साकार करेगा। आज रात, बस आज की रात, और फिर मैं कहलाऊंगा इस दुनिया का राजा। रात होते ही डॉक्टर सेन सोनू की लैब में घुस जाता है और सोनू के हेलीकॉप्टर रोबोट में उसकी चिप निकालकर अपनी वाली चिप लगा देता है, जिसके बाद वो रोबोट बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वो पूरे जंगल में तबाही मचाने लगता है। ये हुई ना बात। मेरे हेलीकॉप्टर रोबोट खत्म कर दे उस हर आदमी को जो मेरे रास्ते में आए। हेलीकॉप्टर रोबोट अब हेलीकॉप्टर में बदलकर सभी लोगों को मारने लगता है। धरती पर, आसमान में वो हर जगह तबाही मचाने लगता है। हर जगह तबाही का ही मंजर होता है। जहाँ देखो लोगों के लाशों के अंबार नजर आते हैं। ये देख सोनू घबरा जाता है। ये सब कौन कर रहा है? तभी वो देखता है कि उसका हेलीकॉप्टर रोबोट उसकी ही तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है और उसके रास्ते में जो कोई भी आ रहा है वो उसे उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ रहा है। हे भगवान, ये मेरा हेलीकॉप्टर रोबोट को क्या हो गया? मैंने तो इसे लोगों की मदद के लिए बनाया था। ये इतना खतरनाक कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? तभी डॉक्टर सेन उसके पास आता है और कहता है, सोनू, ये अब तुम्हारा रोबोट नहीं है और मेरे इशारों पर ये काम करता है। मैं चाहता हूँ ये दुनिया मुझे सलाम करे, मेरे आगे अपनी जान की भीख मांगे और मैं इस दुनिया का एक लौता राजा बनूं। ये तुम सही नहीं कर रहे हो डॉक्टर सेन। प्यार और जंग में सब जायज होता है। अब तू देख कैसे ये पूरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे कुचली जाती है। देख तू। सोनू को बहुत अफसोस होता है कि उसका रोबोट ये सब कर रहा है, लेकिन वो लोगों को यूं मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वो वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज को याद करता है जो दुनिया की रक्षा करते हैं। जब हालात हाथों से बाहर हो जाते हैं तब वो आते हैं, इसलिए सोनू उन्हें याद करता है और फिर वहाँ वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज आते हैं। क्या हुआ सोनू, तुमने हमें क्यों याद किया? वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज, मैंने एक हेलीकॉप्टर रोबोट बनाया था ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन साइंटिस्ट सेन ने मेरे रोबोट में अपनी एक ऐसी चिप लगा दी जिससे वो रोबोट किसी की नहीं सुनता, बस उसकी ही सुनता है और सभी मासूम लोगों को मारने में लगा हुआ है। ये तो गलत है, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, हम आ गए हैं, हम सब ठीक कर देंगे। वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज हेलीकॉप्टर रोबोट को ढूंढते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर रोबोट भी बहुत ताकतवर था, इसलिए वो भी वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज का मुकाबला अच्छे से करता है। दोनों तरफ से मुकाबला टक्कर का था, कोई भी हार नहीं मान रहा था। लेकिन वंडर लेडी और डॉक्टर रेंज अपने मूव से उस हेलीकॉप्टर रोबोट के सभी पुर्जे उखाड़ फेंकते हैं और उसे पूरा कबाड़ा बना देते हैं और इस तरह सभी लोगों को उस रोबोट के आतंक से आजादी मिल जाती है। और फिर डॉक्टर सेन साइंटिस्ट को भी वो सब पकड़कर जेल भेज देते हैं। ये कहानी अर्जुनपुर नाम के एक जंगल की है जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी आपस में खुशी से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक कल्लू बिल्ला भी रहता था। कल्लू बिल्ला को अपनी ताकत और फुर्ती पर बहुत ही भरोसा था और वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वह सभी पक्षियों को बहुत डरा धमका कर रखता था और सभी उससे बहुत डरते भी थे। कल्लू बिल्ला खुद को एक राजा ही समझता था। मैं ही हूँ इस जंगल का राजा, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। प्लीज हमें छोड़ दो, मैं एक छोटी सी पक्षी हूँ। छोटी हो या बड़ी,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस तुझे खाना है और अपनी भूख मिटानी है। ऐसा कहकर कल्लू बिल्ला उस चिड़िया के बच्चे को खा जाता है। लेकिन उस जंगल का वही हाल था, सभी उससे बहुत डरते थे और वहाँ का राजा भी कल्लू बिल्ला से बहुत डरता था। और जब राजा ही डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या करनी। जंगल के सभी पक्षी कल्लू बिल्ला को बहुत समझाते थे कि वो उन्हें परेशान ना करे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। यहाँ तक कि उसकी बचपन की दोस्त टूनी चिड़िया भी उसे समझाती है। कल्लू मेरे दोस्त, तू ये लड़ना झगड़ना क्यों नहीं छोड़ देता? इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं तुझ जैसा डरता नहीं हूँ। मैं तो आराम की जिंदगी और खुशी से जीता हूँ। तेरी तरह डर डर कर जीना नहीं आता मुझे। तब तक आप बताइए कि 98 - 25 कितने होते हैं? टूनी ने उसे बहुत समझाया और कल्लू को तो वो बात पसंद ही नहीं आई, इसलिए उसने अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी। कल्लू बिल्ला को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। जब रास्ते से जाता था तो सभी पक्षी उसे सलाम ठोकते थे। जो उसे सलाम नहीं करता था वो उसे मारकर खा जाता था। इसलिए ना चाहते हुए भी सभी पक्षियों को उसे सलाम करना ही पड़ता था। ओए, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? चल मुझे सलाम कर। तू यहाँ का राजा है क्या जो मैं तुझे सलाम करूँ? तू मेरे को जानता नहीं है लगता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। चल मुझे सलाम कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। वो चील का बच्चा डरते हुए कल्लू बिल्ला को सलाम करता है और वहाँ से चला जाता है और पूरी बात जाकर अपनी माँ चुनमुन चील से बताता है। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उस बिल्ले की ये हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को परेशान किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चील उस कल्लू बिल्ले के पास पहुँच जाती है और उसे अपनी चोंच से मारने लगती है। क्यों बे, मेरे बच्चे को परेशान करता है तू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खुद को कहीं का शहंशाह समझता है ना तू? बहुत घमंड है ना तुझ पर? अब मैं तेरा सारा घमंड उतार दूंगी। चील कल्लू बिल्ले को मारने लगती है और उसे मार कर अपनी चोंच से बहुत घायल कर देती है। और आखिरकार कल्लू बिल्ले की इतनी चोट खाने और इतना जख्म झेलने के बाद मौत हो जाती है और इस तरह सभी जंगल वासियों को उस घमंडी बिल्ली से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन टूनी जब उसकी दोस्त उसको ऐसे हाल में देखती है तो वो बहुत रोती है। तू मेरी बात समझ जाता कल्लू बिल्ले तो कितना अच्छा होता, आज तू जिंदा तो रहता। सुंदरवन नाम के गांव में बर्फी नाम की एक औरत अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। बर्फी देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर उसके अंदर एक बुरी बीमारी थी जो उसकी सास लूसी को शादी के बाद पता चली कि उसकी बहू उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन है। और फैन भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि डाई हार्ट फैन। बर्फी भी उर्फी के जैसे कपड़े पहना करती और छोटी छोटी ड्रेसेस डालकर पूरे गाँव में हल्ले में घुमा करती। एक दिन, अरे बहू, ये तूने क्या बवाल डाला हुआ है? अरे तू कोई लड़की नहीं है, तू इस गांव की बहू है। कम से कम हमारी इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लिया कर। ये देख कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में मटकती फिर रही है। पता है लोग तेरे पीछे क्या क्या बातें करते हैं? माँ जी, आप क्या जाने फैशन को, आपकी तो पूरी जिंदगी इन्हीं गाय और गाय के गोबर में निकल गई। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तू किसकी कॉपी कर रही है। उर्फी जावेद बनना चाहती है ना तू? हाँ माँ जी, जब आपको पता है तो आप पूछ क्यों रही हो? खैर, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। अब मैं चलती हूँ, मुझे कल के लिए भी तो एक नई ड्रेस सिलवानी है मास्टर जी से। ऐसा कहकर बर्फी उस छोटी सी ड्रेस को पहनकर और मटकते हुए चली जाती है। गांव के सभी लोग उसी को घूर घूर कर देख रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन बर्फी सोचती है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लगता है ये सब मेरे फैशन से बहुत इम्प्रेस हुए हैं, तभी तो देखो मुझे कैसे देख रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, अब तो मैं जो ड्रेस मास्टर जी को देने जा रही हूँ उसके पहन के तो मैं पूरी बर्फी जावेद लगूंगी। बर्फी आगे बढ़कर मास्टर जी के पास जाती है। लीजिए मास्टर जी, ये लीजिए मेरी ड्रेस का कपड़ा और इतनी अच्छी ड्रेस सिल दीजिए कि पूरा गांव बस मुझे ही देखता रह जाए। मास्टर जी वो छोटा सा कपड़ा देखकर मन ही मन सोचते हैं, इतना छोटा सा कपड़ा और उसमें भी एक ड्रेस निकालना। अरे मैं तो इसका रुमाल भी ना बनाऊं। अरे इतने से कपड़े से मैं ड्रेस कैसे बना दूं? मैं इतना पागल नहीं हूँ। किसी और के पास चली जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। उससे ही सिलवा लो अपनी घिसी पिटी सी ड्रेस, मैं तो सिल नहीं सकता। अरे तुम क्या जानो फैशन, तुम तो वही सूट सलवार और ब्लाउज सिलना जानते हो। टूनी इसके बाद घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लफंगे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? कहो तो हम छोड़ दें। टूनी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और तेज से भागते भागते वो अपने घर आ जाती है और उसके बाद वो अपनी सास को पूरा माजरा बताती है। और पहन के जा उर्फी जावेद वाले कपड़े, उर्फी जावेद बनेगी। अभी वो पकड़ लेते तो
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। बहुत समय पहले की ये बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की उसी जंगल में एक डेयरी थी जिस पर वो दूध, घी, मक्खन और पनीर सभी सामान बेचती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चलता था और टूनी बहुत ही ईमानदार थी। वो अपने सामान में किसी तरह की कोई मिलावट भी नहीं करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी उससे ही सामान खरीदते थे। लेकिन अब उस जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आता है। कल्लू बिल्ला भी टूनी के सामने एक डेयरी की दुकान खोल लेता है। अरे टूनी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ कल्लू बिल्ला, तुम बताओ। मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। वैसे टूनी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी एक दुकान खोल ली? अरे नहीं नहीं कल्लू, मुझे खुद पर अपने सामान पर पूरा भरोसा है। अगर मैं अच्छा सामान दूंगी तो सब मेरे ही पास आएंगे। हाँ हाँ, देखते हैं। कल्लू बिल्ला अपने कस्टमर बनाने के लिए पहले दिन सभी को फ्री में सामान देता है। लूट लो, फ्री में बट रहा है दूध, घी, मक्खन, पनीर, लूट लो। क्या फ्री में? हाँ, लूट लो। तब तक आप बताओ कि 56 इंटू 2 कितने होते हैं? कल्लू बिल्ले के फ्री में सामान देने की वजह से सब उसी के पास जाते हैं और टूनी के पास कोई नहीं जाता। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो अभी भी टूनी के पास ही आते हैं। पहले दिन तो कल्लू बिल्ला सभी को फ्री में सामान देता है, लेकिन उसके बाद वो कम पैसों में सामान बेचता है, लेकिन वो अपने सामान में मिलावट करता है। इसलिए जल्दी ही सभी पक्षी ये बात समझ जाते हैं और उसे सामान लेना बंद कर देते हैं। ओए कल्लू बिल्ले, ये पकड़ अपना पनीर। हमें पागल समझाए क्या? हम पैसे भी दे और सामान भी खराब ले? अरे तुझसे अच्छा तो सामान टूनी चिड़िया देती है। भले ये दाम तुझसे थोड़े ज्यादा है, लेकिन सामान तो अच्छा होता है, क्वालिटी का होता है। उसके बाद मेरे पैसे वापस दे। अब सभी लोग कल्लू बिल्ले की डेयरी से सामान खरीदना बंद कर देते हैं और वहीं टूनी की डेयरी पर जाने लगते हैं, जिससे कल्लू बिल्ला बहुत जल भुन जाता है और कहता है, मैं इस टूनी चिड़िया का सारा सामान ही चुरा लूंगा, तब देखता हूँ कैसे सामान बेचती है। अब रात को कल्लू बिल्ला टूनी की डेयरी में चुपके से घुस जाता है और उसका सारा सामान चुरा लेता है। और अगले दिन जब टूनी आकर देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे मेरा सामान कहाँ गया? रात भर तो यही था, किसी ने देखा क्या? हमें क्या पता टूनी, उसे बहुत बुरा लगा सुनकर। उस दिन टूनी की डेयरी बंद रहती है और कल्लू बिल्ले की डेयरी खुली, इसलिए सभी को सामान कल्लू बिल्ली से ही खरीदना पड़ता है। और ऐसे ही अब टूनी जब फिर से सामान लेकर आती है तो आज फिर कल्लू बिल्ला फिर से उसका सामान चुरा लेता है। टूनी फिर हैरान हो जाती है कि उसका सामान गया कहाँ। मैं रोज सामान लाती हूँ और कौन चोर रात को चोरी करता है, आज देखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज रात टूनी घर नहीं जाती और वहीं रुककर सब देखती है। तभी उसे कल्लू बिल्ला चोरी करते हुए नजर आता है। वो उसका पनीर, दूध और घी, मक्खन उठाकर अपनी दुकान में शिफ्ट कर रहा था। टूनी को देख ये बहुत गुस्सा आता है। वो एक डंडा उठाती है और उस कल्लू बिल्ले के सर पर मार देती है और वो कल्लू बिल्ला वहीं गिर जाता है। अगले दिन टूनी उसकी सच्चाई सभी को बताती है और सभी कल्लू बिल्ले को जेल में डलवा देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक करमपुरा नाम के जंगल में टूनी और लूसी नाम की दो दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बचपन की सहेली थी और दोनों ने शादी भी एक ही जंगल में रहने वाले दो दोस्त मिट्टू और कालू कौवे से की थी। उन दोनों के दो बच्चे भी थे जो बहुत ही अच्छे और समझदार थे। वो अपने माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन, अरे कालू भाई, मैं अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के स्कूल में करवा रहा हूँ। यहाँ के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इतनी शहर के इंग्लिश मीडियम में होती है। हाँ मीठू भाई, बात तो आपकी एकदम सही ही है। फिर भी मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा कर क्या करूँगा। मैं भी वहीं एडमिशन करा दूंगा जहाँ आपके बच्चे करवाएंगे। अगले दिन दोनों शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और अपने बच्चों का दाखिला उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते हैं और घर आकर टूनी को बताते हैं। और टूनी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ जी, बच्चों का एडमिशन हो गया? हाँ हो गया है और अब कल से उन्हें स्कूल के लिए ले जाने के लिए स्कूल की गाड़ी भी आएगी और उन्हें घर पर छोड़कर भी जाएगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तक आप बताइए कि 7 इंटू 9 कितने होते हैं। अगले दिन उनके बच्चों को लेने एक स्कूल वैन आती है और टूनी और लूसी अपने अपने बच्चों को उस वैन में बिठा देती हैं और कहती हैं, बच्चों आराम से जाना और ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है ना? और ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। मम्मी हम मस्ती नहीं करेंगे, हम तो मजे करते हुए जाएंगे।
स्कूल वैन वाला उन्हें लेकर चला जाता है, लेकिन वो स्कूल वैन वाला पक्षी नहीं था, बल्कि वो कल्लू बिल्ला था, जो बहुत ही खूंखार था और बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाना उसका पेशा था। अरे वाह, आज तो कई सारे बच्चे हैं, कई दिनों की खुराक मिल गई मुझे तो। अब मैं आराम से बैठकर इन्हें खा सकता हूँ। कल्लू उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें रस्सी से बांध देता है। वहीं ऐसे ही शाम हो जाती है और अभी तक जब बच्चे घर नहीं आते तो उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। टूनी मिट्टू से कहती है, मेरे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए मिट्टू जी? आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे लाकर दीजिए। मैं स्कूल गया था टूनी, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके यहाँ वैन चलती ही नहीं है। इसका मतलब टूनी, हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी लूसी कहती है, कालू जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उन्हें लेके आइए। तभी सोनू कबूतर वहाँ आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने एक वैन को जाते हुए देखा था और उसमें एक बिल्ला भी था। सोनू उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ कल्लू बिल्ला रहता था। यही वो घर है जहाँ वो कल्लू बिल्ला रहता है। आप अंदर जाइए, आपके बच्चे वहीं जरूर होंगे। वो सभी आप घर के अंदर घुस जाते हैं और कल्लू बिल्ला उसको पकड़ लेते हैं और सभी उसको पकड़कर एक रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं और डंडे से उसको खूब मारते हैं और उसको टक्कर देते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो अपने बच्चों को आज़ाद करवाकर अपने घर ले आते हैं और कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं।